हेलो स्टूडेंट्स। आज वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर से जो प्रोटीन संश्लेषण का प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बच्चों, इससे पहले के अपने अनुलेखन के संबोधन में मैंने आपको सरल रूप में अनुलेखन के बारे में बताया था। यह अनुलेखन मुख्यतः प्रोकैरियोटिक जीवों तक केंद्रित था। प्रोकैरियोटिक जीव अपनी सरलता के कारण अनुलेखन में भी सरलता प्रकट करते हैं। उनका अनुलेखन बहुत सिंपल प्रकार का अनुलेखन होता है, सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में जटिलता बढ़ने के साथ साथ उनकी जेनेटिक्स भी जटिल हो जाती है। उनका जो जीन स्ट्रक्चर होता है, जीन फंक्शनिंग होती है, वो भी जटिलता लिए हुए होती है। इसी वजह से उनमें अनुलेखन में भी जटिलता पाई जाती है। आइए अब हम गौर करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों की अपेक्षा यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन की दृष्टि से क्या जटिलता पाई जाती है। पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इसकी जटिलता के संबंध में मैंने आपको बात बतानी है वो है अनुलेखन जो यूकैरियोटिक जीवों में होता है वो रूपांतरण से पृथक पृथक समय में होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन पहले होता है और उसके पश्चात फिर रूपांतरण होता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जो है किसी जीन का अनुलेखन हो रहा है एमआरएनए के रूप में और फिर साथ ही साथ उसका रूपांतरण भी प्रोटीन के रूप में हो रहा है। अर्थात ये साइमल्टेनियस अभिक्रिया नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन और रूपांतरण साथ साथ होते हैं क्योंकि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप ये प्रोकैरियोटिक जीवों में अगर एक जीवाणु की कोशिका को देखें तो उसमें सिंपल एक गुणसूत्र के रूप में एक डीएनए का अणु पाया जाता है। तो उसके इसी क्षेत्र में जो है उसी में जो है ये एमआरएनए बनेगा अनुलेखन के द्वारा और फिर एमआरएनए बनते बनते ही यहाँ पर प्रोटीन बनती चली जाएंगी। यानी रूपांतरण और अनुलेखन प्रोकैरियोटिक जीवों में साथ साथ होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक जीव हैं उनमें जो है कुछ और कहानी है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जीवों में पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। पूर्णतः विकसित केंद्रक पाए जाने की वजह से जो अनुलेखन होता है वो अनुलेखन पूर्णतः केंद्रक के अंदर होता है। ये अनुलेखन जो है केंद्रक के अंदर होगा। केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र के रूप में जो है डीएनए होगा। डीएनए से फिर यहाँ पर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए बनने के बाद फिर एमआरएनए का पारगमन होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में एमआरएनए जाएगा, फिर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन की संरचना बनेगी, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अर्थात यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन और रूपांतरण दोनों पृथक पृथक होते हैं। अनुलेखन केंद्रक में होता है और रूपांतरण जो है कोशिका द्रव्य में घटित होता है। तो पहला तो हमने यही कॉम्प्लेक्सिटी के संबंध में ये बात हमने समझी आज कि यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन केंद्रक में एवं रूपांतरण कोशिका द्रव्य में संपादित होता है। यानी यहाँ पे साइमल्टेनियस नहीं होता है प्रोटीन संश्लेषण, पहले अनुलेखन होगा उसके पश्चात ही रूपांतरण होता है यूकैरियोटिक जीवों में। दूसरा जो यूकैरियोटिक जीवों में एक जटिलता आती है कि आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो संश्लेषण करता है आरआरएनए का, यानी राइबोसोमल आरएनए का।
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये संश्लेषण करता है एमआरएनए का या मैसेंजर आरएनए का, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये संश्लेषण करता है टीआरएनए का यानी ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण करता है। ये तीनों प्रकार जो आरएनए के हैं इनके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि आरएनए का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अनुलेखन में कौन सा आरएनए बनता है? अनुलेखन में एमआरएनए का संश्लेषण होता है, और इस एमआरएनए के संश्लेषण के लिए जो उत्प्रेरण की जिम्मेदारी है या जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। जबकि आप प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो वहाँ पर एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर ये जो है इनके जटिलता की वजह से ऐसा हुआ है कि आरएनए को 3 प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसके अगले जटिलता पे या अगले अंतर पे। जो यहाँ पर हमें जो अनुलेखन के दौरान जो एमआरएनए बनता है वो पूर्व में थोड़ा भिन्न होता है मुख्य एमआरएनए से। तो अनुलेखन के द्वारा बना प्री एमआरएनए यानी एमआरएनए से पहले का जो एमआरएनए यहाँ पर बनता है, प्री एमआरएनए एक बनता है, इसको हम जो है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। ये एमआरएनए से पहले की एक अवस्था होती है आरएनए की, में एक्सॉन व इंट्रॉन खंड पाए जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है यूकेरियोटिक जीवों में पाई जाती है कि अनुलेखन के द्वारा जो पहला एमआरएनए बनता है उसको हम कहते हैं प्री एमआरएनए, या दूसरे शब्दों में उसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी हम कहते हैं। वो असल में 2 प्रकार के खंडों को लिए हुए होता है। पहले प्रकार के खंड जो है एक्सॉन के नाम से जाने जाते हैं तकनीकी रूप से, और दूसरे प्रकार के खंड जो है इंट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं। ये प्री एमआरएनए को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। ये बटा होता है एक्सॉन और इंट्रॉन में। तो ये एक्सॉन मैं शेडेड पोर्शन के रूप में बना रहा हूँ और ब्लैंक पोर्शन के रूप में इंट्रॉन है। तो ये एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, और इसके बीच में ये इंटरवीनिंग जो सीक्वेंस है ये इंट्रॉन के हैं। इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, और यहाँ पर हम बना देते हैं इंट्रॉन 3। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मॉलिक्यूल जो है प्री एमआरएनए का है, जो कि डिवाइडेड होता है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में, जो कि होते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन के। अब हम देखते हैं एक्सॉन। एक्सॉन को कहते हैं व्यक्तेक खंड। एक्सॉन को हम कहते हैं व्यक्तेक खंड। ये व्यक्तेक खंड होते हैं प्री एमआरएनए के, और इसका अर्थ क्या है? ऐसे खंड जो अनुलेखन द्वारा एमआरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं एक्स स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन या अभिव्यक्तिकरण। तो इसको हम इस तरह से याद रखते हैं, एक्सॉन आर द एक्सप्रेसिबल सीक्वेंसेस फाउंड इन यूकेरियोटिक प्री एमआरएनए, यानी ये अभिव्यक्त किए जा सकते हैं एमआरएनए में, अर्थात इनका यूज़ है अनुलेखन के दौरान। अब चलते हैं दूसरे इंट्रॉन में। ऐसे खंड
जो अनुलेखन द्वारा mRNA के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाते। इनको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के व्यर्थ ये खंड है जिनका कोई यूज़ नहीं है और फालतू ये जो हैं इस प्री mRNA में पाए जाते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है आगे अनुलेखन में। अब इसको हम जो है इंट्रॉन को हम इनएक्सप्रेसिबल सीक्वेंस भी कह सकते हैं प्री mRNA के। IN स्टैंड्स फॉर इनएक्सप्रेसिबल सीक्वेंस, EX स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस। इस तरह से आप इनको रिमाइंड रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो फालतू के जो सीक्वेंस हैं इनको प्री mRNA से एक्साइज कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। RNA की प्रोसेसिंग के दौरान ये एक्सॉन के खंड तो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, एक्सॉन नंबर 1 इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, एक्सॉन नंबर 2 इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और एक्सॉन नंबर 3 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ये एक्सॉन नंबर 1, एक्सॉन नंबर 2 एंड एक्सॉन नंबर 3 तीनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और इंट्रॉन को एक्साइज कर दिया गया है या उनको हटा दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से एक्सॉन को इनकॉर्पोरेट करना और इंट्रॉन को हटा देना, इसको कहते हैं स्प्लिसिंग। इस प्रोसेस को स्प्लिसिंग या संसाधन के रूप से जो है जाना जाता है। तो स्प्लिसिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्री mRNA में पाए जाने वाले अनावश्यक इंट्रॉन सीक्वेंसेस को हटा दिया जाता है और एक्सॉन के जो सीक्वेंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके mRNA को बना दिया जाता है। अब यही जो है mRNA के रूप में एक्सप्रेस होने वाले सीक्वेंस हैं। चलिए, इसके बाद जो अगली जटिलता है वो है जो mRNA की ये प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में है। प्री mRNA की कोशिका द्रव्य पारगमन से पूर्व प्रोसेसिंग की जाती है जिसके द्वारा उसके 5 प्राइम सिरे पर 5 मेथिल ग्वानोसिन की कैपिंग की जाती है। वह 3 प्राइम सिरे पर पॉली एडिनाइलेशन प्रक्रिया द्वारा कई एडेनिन समूह जोड़ दिए जाते हैं। एक बार और मैं इसको रीड आउट करूंगा। प्री mRNA की कोशिका द्रव्य में पारगमन से पूर्व प्रोसेसिंग की जाती है। अब ये प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? जिसके द्वारा उसके 5 प्राइम सिरे पर 5 मेथिल ग्वानोसिन की कैपिंग की जाती है। ये कैपिंग शब्द मैंने यहाँ पे लिया है। वह 3 प्राइम सिरे पर पॉली एडिनाइलेशन प्रक्रिया द्वारा कई एडेनिन समूह जोड़ दिए जाते हैं और ये एडेनिन समूह को जोड़ने को हम कहते हैं टेलिंग। तो 2 प्रक्रिया यहाँ पे हम मोटे तौर पे कह सकते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। अब देखिए कैपिंग और टेलिंग कैसे होती है। ये हमारा प्री mRNA है
जिससे कि अभी एक्सॉन और इंट्रॉन जो है अलग अलग किए जा चुके हैं, एक्सॉन इसमें जोड़ दिए जा चुके हैं। ये इसका 5 प्राइम सिरा है और ये 3 प्राइम सिरा है। अब इसने पारगमन करना है कोशिका द्रव्य की ओर, ट्रांसपोर्ट। अब कोशिका द्रव्य की ओर जाने से पहले इसकी जो है सुरक्षा की जाती है। इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है? जो उसका 5 प्राइम सिरा होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का जो ग्रुप है वो इसे चिपक जाता है और उस ग्रुप को हम कहते हैं 5 मेथिल ग्वानोसिन। और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैपिंग। 5 मेथिल ग्वानोसिन नाम के कंपाउंड की एक कैपिंग यहाँ पर इसके 5 प्राइम सिरे पर की जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि पारगमन के दौरान इस mRNA का प्रोटेक्शन करना, इसकी सुरक्षा करना। असल में कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं, तो अगर ये जो है इसका ये सिरा जो है फ्री रहेगा तो न्यूक्लियेसेस एंजाइम इस पे जो है अटैक कर सकते हैं और ये mRNA नष्ट हो सकता है। तो उसको इस प्रकार के विखंडन से बचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर कैपिंग की जाती है इस कंपाउंड की, जिसका नाम है 5 प्राइम मेथिल ग्वानोसिन। इसके बाद जो है चलते हैं इसकी टेलिंग वाली प्रोसेस पे। टेलिंग प्रोसेस की जाती है पॉली ए सीक्वेंस के द्वारा। पॉली ए सीक्वेंस यानी ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन। एडेनिन के कई समूह 150 से लेकर 200 तक के समूह जो है यहाँ पर इसकी टेल पे जुड़ जाते हैं और इसको हम कहते हैं टेलिंग। टेलिंग से इसको मिलती है स्टेबिलिटी। तो यानी हम देखते हैं 5 मेथिल ग्वानोसिन से इसको मिलेगी प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियेसेस एंजाइम और इस टेलिंग से इसे मिलेगी स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता इसे मिलेगी, क्योंकि इसने एक जर्नी अभी तय करनी है, एक यात्रा तय करनी है, पारगमन इसने करना है कोशिका द्रव्य की ओर। तो बच्चों, हमने जो है आपको बहुत सिंपल तरीके से ये जो यूकैरियोटिक में अनुलेखन की जो जटिलता पाई जाती है उसके संबंध में मैंने बता दिया। एक बार मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ। पहली जटिलता ये है कि जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें जो है अनुलेखन और रूपांतरण दोनों सेपरेट इवेंट्स होती हैं, सेपरेट प्रोसेस होती हैं और अलग अलग समय में घटित होती है। पहले अनुलेखन होता है, उसके बाद फिर रूपांतरण होता है। सेकंड जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है आरआरएनए का, सेकंड पॉलीमरेज करता है एमआरएनए का सिंथेसिस और थर्ड आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है टीआरएनए का। अगली जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि इसका जो प्री एमआरएनए होता है उसमें जो है एक्सॉन और इंट्रॉन के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। एक्सॉन एक्सप्रेसिबल सीक्वेंसेस होते हैं, इंट्रॉन इनएक्सप्रेसिबल सीक्वेंस होते हैं, इसलिए इंट्रॉन को छोड़ दिया जाता है, एक्सॉन को इनकॉर्पोरेट करके स्प्लाइसिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है और फर्दर फिर एमआरएनए के रूप में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसका अगला जो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें जो है प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के द्वारा इसके 5 प्राइम सिरे पर 5 मेथिल ग्वानोसिन की कैपिंग की जाती है और टेलिंग होती है पॉली एडेनिन ग्रुप के द्वारा। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि किस तरह से यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन प्रोकैरियोटिक जीवों की अपेक्षा जटिलता लिए हुए होता है। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने समझा होगा आज के इस प्रकरण को, और मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़।